जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, वी आर सॉरी, एक्चुअली लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट इसलिए हुआ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे उसको ओपन करने का। समटाइम्स इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा था, सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन अब आप जो है वो मुझे लाइव देख सकते हैं इस वक्त। सबसे पहले तो आई होप कि यू आर ऑल फाइन और यू आर एंजॉइंग दीज डेज, और साथ साथ जो है वो आप कुछ ना कुछ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, आई होप सो। सबसे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रिजवान अहमद है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से बीएस ऑनर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, और 2012 से जो है वो मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरी सिलेक्शन हो गई, और तब से मैं जो है वो एज ए लेक्चरर इंग्लिश जो है वो काम कर रहा हूँ। अभी करंटली जो मेरी पोस्टिंग है वो गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में है, और मैं कैंपस डॉट पी के और इल्म की दुनिया जो चैनल है यूट्यूब का, इनके साथ जो है वो 1 साल से हम जुड़ के काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने जो है वो लास्ट सेशन, पहला सेशन था हमारा, जिसमें हमने जो है वो लाइव लेक्चर्स लिए। 10th नहीं थी, तो इस साल हमने सोचा कि 10th क्लास को भी जो है वो हमें इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा ई कैट की जो है वो प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस जो है वो इंग्लिश की मेरी वो होती रही इल्म की दुनिया के चैनल के ऊपर। जी हाँ, तमाम लोगों को जी वेलकम जी। आज का जो बेटा हमारा लेक्चर है, उसमें मैं आपको जो करवाने जा रहा हूँ वो आपको मैं आई टेल यू पेपर पैटर्न, और जो स्कीम है वो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का आपका सिलेबस क्या है, जो आपका पेपर आता है बोर्ड में उसका पैटर्न क्या है, टोटल मार्क्स जो 75 हैं उसकी डिवीजन ऑफ मार्क्स क्या है, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स की आती है, सब्जेक्टिव कितने मार्क्स की आती है, और ऑब्जेक्टिव जो है उसमें फर्दर डिवीजन क्या है, और आगे जो सब्जेक्टिव में जो है वो कितनी क्या डिवीजन है। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश जो हमारा पेपर है, वो बच्चों टोटल मार्क्स हमारे पास हैं 75, ठीक है। इसके आगे फर्दर जो डिवीजन है वो है दो पोर्शन के अंदर, ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है और साथ में जो है वो सब्जेक्टिव का पोर्शन है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है वो 19 मार्क्स का है जी। और ये जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन आपको पेपर में सबसे पहले मिलेगा, और ऑलमोस्ट यू विल बी गिवन 30 मिनट्स टू सॉल्व दिस पार्ट। 19 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, आपके पास 30 मिनट्स होंगे। आपने इस जो है वो पोर्शन को आपने अटेम्प्ट करना है, और जो आपको पेपर दिया जाएगा आपने उसके ऊपर ही वो बबल जो है वो शीट मिलेगी, आपने वो बबल जो है वो फिल करने हैं। इसको फर्दर जो है वो डिवाइड किया होगा 4 हिस्सों के अंदर, ए बी सी डी, ठीक है। ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। इसमें जो ए पोर्शन होगा वो मैं आपको बता दूं जी। इसमें आपको जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या आएगी कि टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपके पास एक सेंटेंस लिखा होगा, उस सेंटेंस में एक जगह पे ब्लैंक जो है वो छोड़ी होगी, और उसके नीचे 4 ऑप्शन दी होंगी, और उन चारों ऑप्शन में जो आपने जो आपको सही फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, उस सेंटेंस को पढ़ते हुए उसको कॉन्टेक्स्ट देते हुए कि इसमें कौन सी जो है वो टेंस मैंने यूज करना है, कौन सी मुझे जो है वो उस टेंस के मुताबिक वर्ब फॉर्म लगानी है, वो आपने ऑप्शन जो है उसको टिक करना है। ये आपकी पहली स्टेटमेंट होगी जी, टिक। और इसमें ये जो आपके मार्क्स होंगे ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है जी, 5 मार्क्स का होगा। और ये क्या है, वर्ब करेक्शन के लिहाज से। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास बी पार्ट है उसमें आएगा करेक्ट स्पेलिंग्स। आपके पास जो स्टेटमेंट आएगी वो होगा कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो है वो कहाँ से आएगा, ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है ये वहां से बच्चों आएगा। जो हम 13 चैप्टर्स जो हमने पढ़ने हैं उसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग, अब ये ज्यादातर जो है ये कहाँ से आते हैं, मोस्टली जो हमारी चैप्टर्स हैं उनके एंड पे ग्लॉसरी दी होती है, तो ग्लॉसरी से ये वर्ड्स जो हैं ये आ जाते हैं, स्पेलिंग्स वगैरह। तो हम इंशाल्लाह जब टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे तो साथ में एंड पे जो ग्लॉसरी के वर्ड्स है वो भी करेंगे। तो ये जो कितने मार्क्स के होंगे, ये बेटा आपको 4 मार्क्स के आएंगे, ठीक है।
4 मार्क्स के आपको ये होंगे। याद रखें इनमें कोई ऑप्शंस नहीं है, आपको कोई जो है वो चॉइस नहीं है। ये करेक्ट स्पेलिंग, इसी तरह एक वर्ड लिखा होगा और आगे जो है उसके 3-4 जो है वो ऑप्शंस दी होंगी, तो जो करेक्ट आप उस स्पेलिंग होंगे आपने उसको टिक कर देना है। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आपको स्टेटमेंट आएगी वो आएगी टिक द राइट सिनोनिम या फिर एंटोनिम। ये इस तरह स्टेटमेंट आएगी कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, आगे वर्ड लिखा होगा और नीचे 4 उसकी ऑप्शन होंगी। इसका मतलब है कि उसमें आपने उसका सिनोनिम बताना है, कि उसका सेम वर्ड, कि ऐसा ही इस वर्ड का मिलता जुलता एक और वर्ड कौन सा है, इसका दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होना चाहिए। या फिर आएगा व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, वो वर्ड दिया होगा और उसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा, जैसे गुड और बैड, डे और नाइट, तो ये ऑपोजिट है, तो जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो जो है वो आपने उसका फिर जो एंटोनिम अगर पूछा जाएगा तो आपने ऑपोजिट जवाब देना, सिनोनिम पूछा जाएगा तो सेम वर्ड जो है वो आपने जवाब देना है। अब ये कहाँ से आते हैं, ये भी बच्चों जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो हमारी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, ये ना टेक्स्ट के अंदर जो हमारे चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज के अंदर जो है ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो दिए होते हैं, तो ये वो वहां से जो है वो आते हैं मोस्टली। ये हम इंशाल्लाह जब टेक्स्ट बुक अपनी स्टार्ट करेंगे तो वहां से हम पढ़ेंगे। ये कितने जी, ये भी हमारे होते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास डी पोर्शन है, डी पोर्शन में बच्चों हमारे पास आता है, इसे हम कहते हैं कि ग्रामर पोर्शन है। इसकी जो स्टेटमेंट आती है वो होती है टिक दी राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर के लिहाज से जो है वो आपने जो सही ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है, उसको आपने क्लिक करना है। ये जो आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव में चौथे नंबर पर ये जो आएगी, ये अब ग्रामर के लिहाज से आएगी। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इसके अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस, इसके अंदर फ्रेजेस और उसकी टाइप्स, क्लॉजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस की जो काइंड्स हैं उनके हवाले से जो है ये आपको ऑप्शंस आती हैं। इसमें आपने वो आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें कुछ हिस्सा जो है वो अंडरलाइन किया गया होगा और वो पूछा हो जाएगा कि जी बताएं कि ये अंडरलाइन जो फ्रेज है या ये जो अंडरलाइंड प्रोनाउन है ये कौन सा प्रोनाउन है, तो वो टाइप्स होंगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या फिर जो भी साथ में और ऑप्शंस होंगी आपके पास। अगर फ्रेज है तो ये जी कौन सी फ्रेज है इसकी, अगर क्लॉज है तो ये कौन सी क्लॉज है। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सेंटेंस जो दिया गया है वो अंडरलाइन किया होगा सेंटेंस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा सेंटेंस है। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल है। काइंड्स के लिहाज से ये कौन सा इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो ये आपसे जो है वो ग्रामर पोर्शन का ये जो आपको जो है वो आएगा। इसके भी कितने मार्क्स होते हैं जी, इसके भी 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ये आपका जो 19 मार्क्स की जो ऑब्जेक्टिव है ये आपके सामने आपको नजर आ रही। ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स की है, उसके 4 आगे हिस्से होंगे जी। पहली वर्ब करेक्शन आएगी 5 नंबर की, करेक्ट स्पेलिंग्स आएंगे 4 नंबर के, सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे 5 नंबर के। ये कहाँ कहाँ से आएंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ग्रामर पोर्शन आएगा जी 5 नंबर का। ग्रामर पोर्शन में क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं ये मैंने आपको जो है वो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख दी, ये आपको नजर आ रही है। आपने इन चीज़ों को जो है वो फिर प्रिपेयर ज़रूर करना है। लें जी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन है जी टोटल, जो अभी आपको अपने सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब इसके बाद चलते हैं आगे हम अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2।
याद रखें कि जब आप पेपर देने हॉल में जाएंगे तो आपको जब टाइम स्टार्ट होगा तो फौरी तौर पे आपको पहले ऑब्जेक्टिव पेपर सिर्फ मिलेगा, ठीक है, जिसके लिए 30 मिनट्स होंगे। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव कर चुके होंगे तो फिर आपको तब जो है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर दे दिया जाएगा आफ्टर 30 मिनट्स। उससे पहले जो है ये क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, शीट्स वगैरह दे देते हैं ताकि आप लोग जो है वो उतनी देर, अगर आपने मार्क्स वगैरह कोई लगानी है, मार्किंग वगैरह करनी है पेपर के ऊपर, अपना रोल नंबर वगैरह लिखना है तो वो आप लिख सकें, ठीक है। अब आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 56, ठीक है। 56 मार्क्स का जो है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 है उसके अंदर आप देखिए, ये जो आपका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट होता है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन 1, और आगे उसके जो है वो 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी, ठीक है। जब आपका इसी तरह सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट होगा तो वो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो 2 स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 1 के अंदर नीचे जो है वो आपके पास लिखा होगा क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो है वो बेसिकली उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, उसकी स्टेटमेंट ये होगी कि गिव आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो हम अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, एक्सरसाइज में से और चैप्टर के अंदर से। ये हमने जो है ये बेसिकली क्या है कि एनी 5 आउट ऑफ 8, 8 सवाल आएंगे। 8 में से आपने जो है वो मेरा बेटा 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है ये 10 मार्क्स का होता है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये सेक्शन 1 जो सब्जेक्टिव का है इसके अंदर एक ही चीज होती है, ये टेक्स्ट बुक से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आगे आपके पेपर के ऊपर लिखा होगा सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। जो आपको पेपर के अंदर सेक्शन 2 में क्वेश्चन 3 आएगा, वो आपको क्वेश्चन आएगा ट्रांसलेशन से रिलेटेड। वो क्या होगा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। इसमें आपको कोई जो है वो ऑप्शन नहीं मिलेगी बेटा, कोई चॉइस नहीं है, ये एक ही पैराग्राफ आएगा जो हमारे हम टेक्स्ट बुक में से चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें से किसी भी चैप्टर से एक पैराग्राफ आएगा इंग्लिश में और आपने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है जी। कोई चॉइस नहीं है, ये याद रखें। ये आपको 8 मार्क्स का आएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा बेसिकली, ठीक है। ये आपने एक इंग्लिश का पैराग्राफ जिसको आपने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 4। जो हमारे पास क्वेश्चन 4 है उसकी आपके पास स्टेटमेंट ये होगी कि राइट ए समरी ऑफ द गिवन टाइटल। हमारे पास सिलेबस के अंदर जो पोएम्स हैं उन पोएम्स में से किसी एक पोएम, याद रखें इसमें कोई आपको यहाँ पर चॉइस नहीं मिलेगी कि आपको 2 पोएम्स है और वो उनमें से किसी एक की समरी लिखें, एक ही टाइटल दिया जाएगा, उसकी आपने समरी लिखी नहीं। लेकिन इस सवाल के अंदर एक और जो आपको ऑप्शन मिलेगी वो आपको ऑप्शन ये मिलेगी कि इसके साथ लिखा होगा और, या फिर साथ में आप जो है वो नीचे लिखा होगा कि पैराफ्रेज द गिवन लाइंस, किसी और पोएम से या उस पोएम में से। ये जरूरी नहीं कि जिस पोएम की आपने समरी लिखी है हो नीचे उसी पोएम की लाइंस हो जिसकी आपने पैराफ्रेजिंग करनी, ये डिफरेंट पोएम्स में से भी आ सकती हैं। तो नीचे किसी और पोएम्स की 2-4 लाइंस लिखी होंगी और वो लिखा होगा कि आप इन लाइंस की पैराफ्रेजिंग कर दें, मतलब सिंपल इंग्लिश लिख दें कि इन लाइंस को पढ़कर आपको क्या लगता है कि शायद जो है वो इन लाइंस के अंदर क्या कह रहा है या इन लाइंस का क्या मतलब है। तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपके नजदीक उन लाइंस की, वो आपने अपनी जो है वो सिंपल इंग्लिश, ये भी इट्स अ काइंड ऑफ समरी एज वेल, लेकिन इसमें समरी के अंदर जो है वो आप ज्यादातर जो पोएट
की अंडरस्टैंडिंग है, जो पोएट ने एक नज़म के अंदर कहानी बयान की है उसको लिखते हैं। जो पैराफ्रेजिंग है इसके अंदर उन लाइंस की जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जिसको जैसे आप अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे आप परसीव करते हैं, व्हाट इज़ योर परसेप्शन अबाउट दीज लाइंस, तो आपकी अपनी परसेप्शन, आपकी अपनी एजम्पशन क्या है उन लाइंस के बारे में, उनको आप सिंपल इंग्लिश में जो है वो लिख देते हैं। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको ये ऑप्शन मिल जाती है कि या तो आप समरी लिख दें या जो है वो आप पैराफ्रेज लिख दें। मैं जो है वो अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि वो समरी लिखें। थोड़ी सी तो पॉइंट्स हैं, उनकी जो है वो समरी बड़ी आसानी से जो है वो प्रिपेयर की जा सकती है। तो इसके जो बेसिकली आपको पेपर के अंदर 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपको पेपर में आएगा उसकी स्टेटमेंट होगी कि राइट एन essay on any of the following, 1 out of 3। सबसे ज्यादा जो आपको चॉइस मिलेगी इस इंग्लिश के पेपर के अंदर वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मिलेगी। वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 एसेज दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक एसे जो है वो अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको आपकी सहूलत के लिए लिख दूं कि हमारे पास सिलेबस में कोई टोटल जो है वो 15 से 16 एसेज हैं। तो उन 15 या 16 एसेज में से जो है वो 3 आ जाते हैं, उनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बच्चों, कि यहाँ पर अगर आप कोई ऐसे जो है वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो इसमें आपको एक और ऑप्शन साथ में मिल जाती है। वो ये है कि आपसे कहा जाता है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक या ऑन yes any one of the given topics। इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर या तो आप कोई ऐसे अटेम्प्ट कर ले या फिर इसके अलावा आपको नीचे जो है वो इसी तरह 1 out of 3 3 आपको जो है वो ऐसे ही टॉपिक्स दिए जाएंगे, आसान से टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर जो है वो आप कोई ना कोई जो है वो पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये कितना होना चाहिए, कैसे लिखते हैं, ये इंशाल्लाह आगे फर्दर जो है वो हम करेंगे। तो टोटल असल में ये देखें आपके पास 6 चीजें होती हैं और आपने 6 में से जो है वो सिर्फ एक चीज लिखनी होती है। तो इतनी ज्यादा चॉइस जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाती है। ये बेटा इट इज ऑफ 15 मार्क्स। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो ऐसे का या पैराग्राफ जिसमें आपने लिखना है, ये आपको 15 मार्क्स का जो है ये आपका क्वेश्चन होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नरेशन के बारे में होता है। ठीक है, इसकी जो आपको स्टेटमेंट आएगी वो ये आएगी कि चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें भी आपको चॉइस होती है कि एनी 5 आउट ऑफ 8। आपको 8 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उन 8 सेंटेंसेस में से आपने जो है वो सिर्फ 5 सेंटेंसेस की नरेशन जो है वो लिखनी है। ये बेसिकली क्या है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक है, इसमें ये होगा कि आपको डायरेक्ट सेंटेंस लिखा होगा तो आपने उसका इनडायरेक्ट बनाना है, या आपके पास कोई इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखा होगा और आपने उसका डायरेक्ट बनाना होता है। तो ये इस तरह होता है। ठीक है जी, ये भी आपको जो है वो 5 मार्क्स का मेरा बेटा पेपर के अंदर जो है वो आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है नरेशन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 जो है ये होगा कि इसकी जो स्टेटमेंट है कि मेक सेंटेंसेस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। आपको जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स, ये जो हमारे पास जो बुक है टेक्स्ट बुक,
या ग्रामर की उसके एंड पे जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए भी हैं, उन्हीं में से पेपर आता है। थोड़े से पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उनमें से जो है वो आपको पेपर आएगा। इसमें भी आपको जो है वो चॉइस होती है कि एनी 5 आउट ऑफ 8 पेयर ऑफ वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपने 5 जो है वो उसका आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ये भी आपको जो है वो 5 मार्क्स का पेपर जो है क्वेश्चन जो है वो आपका आता है। एक बात याद रखें, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेयर का मतलब है कि 2 वर्ड, पेयर है ना, तो 2 चीजें। इस तरह आपने 5 पेयर बनाने हैं, तो टोटल मतलब 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो एक पेयर के अंदर जो एक वर्ड का सेंटेंस होता है वो आधे नंबर का होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि फर्ज कर लें कि अगर उन्हें एक पूरा पेयर नहीं आता, तो वो पेयर अगर जो इनको आता है, लेट्स से पेयर नंबर 2 है, तो उसमें से एक वर्ड पकड़ा, और पेयर नंबर 6 से उनको एक वर्ड आता है तो वो पकड़ा और वो उन्होंने जी अपना बना दिया, और इस तरह करके वो आपको कहें जी हमने अपने 5 पेयर वर्ड जो हैं वो अपने कंप्लीट कर ली। ऐसा नहीं होता, ऐसे में वो पूरा पेयर कट जाता है। फर्ज कर लें जैसे पेयर नंबर 2 है, उसका आपको एक वर्ड आता है, एक नहीं आता, तो आप उसमें जो आपको आता है वो लिख दें, और साथ में जो उस पेयर के अंदर दूसरा वर्ड है वो वर्ड लिख के बाकी जगह खाली छोड़ दें, या उसका कोई गलत सेंटेंस लिख दें। समझ आ रही है? लेकिन उसकी जगह पे आप कोई और किसी और पेयर से नया वर्ड उठा के वहां पर ना लिखें। इसका मतलब है फिर वो पेयर नहीं है। जैसे फर्ज कर ले मैं कहूं एक्सेप्ट एक्सेप्ट, एक ये पेयर है और एक है एंजल एंगल। अब मुझे एंगल नहीं आता और उधर से ई वाला एक्सेप्ट नहीं आता, तो मैं इसका पेयर बना दूं कि ACCEPT एक्सेप्ट का सेंटेंस लिख दूं, और दूसरी तरफ जो है उसके साथ ही नीचे मैं एंजल वर्ड लिख के तो एक सेंटेंस बना दूं। रुकें जी, लो जी मेरा एक पेयर हो गया। अब ये एक्सेप्ट और एंजल जो है ये पेयर नहीं है, ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनको हमने इकट्ठा यहाँ पर लिख दिया, तो इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर मुझे ई वाला नहीं आता तो मैं एक्सेप्ट ए वाले के सेंटेंस लिख के नीचे लिखूंगा EXCPT और आगे जगह खाली छोड़ दूंगा, या उसका कोई मैं गलत सेंटेंस, इसमें फिर यह है कि जो आपका सही होगा उसका आपको आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा ये आपने बात जो है वो याद रखी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की जो आपको स्टेटमेंट आएगी वो ये आएगी कि ट्रांसलेट द पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। ये याद रखें, इसके अंदर आप जो है वो आपको कोई चॉइस नहीं आएगी, एक ही पैराग्राफ आएगा और उसमें से आपने जो है उसको उर्दू में लिखा होगा और उसने आपको उसको आपने जो है वो इंग्लिश में लिखना है। ये बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर जो है ये टोटल 40 पैराग्राफ हैं जो हमारी बुक के अंदर भी दिए गए हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, ये आपको पेपर के अंदर जो है ये आपको 8 मार्क्स का आएगा। इस तरह ये आपके जो है वो 56 जो मार्क्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें साथ में आपको जो है जो इंग्लिश मीडियम वाले या उर्दू मीडियम जो फॉरेनर्स हैं, इंग्लिश मीडियम वाले या फॉरेनर्स जो हैं, उनको एक चॉइस आती है कि राइट 10 सेंटेंसेस ऑन दी गिवन टॉपिक। नीचे एक टॉपिक दिया होगा, कुछ भी एक ही टॉपिक होगा और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो 10 सेंटेंसेस लिखने, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम या जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए होता है। जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ऑप्शन जो है वो अवेल नहीं कर सकते। ये आपका बेटा टोटल पेपर पैटर्न है और आपकी स्कीम है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो सारी समझ आ गई होगी। अगर आपका मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वो इंजॉय भी किया होगा सारे लेक्चर को। इस लेक्चर के एंड होने के बाद जो है वो आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है, रिव्यू दे देना जी आपने अपने लेक्चर के बारे में। और जो बच्चे ज़ाहिर आप आज आपका पहला दिन है, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं। आप मेरे ऊपर प्रोफाइल ओपन करके जो है वो वहाँ पर लिखा होगा फॉलो, आप फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह जो है वो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। लेक्चर के बाद आपने अपना रिव्यू ज़रूर देना है और मेरी प्रोफाइल ओपन करके आपने जो है वो फॉलो का बटन ज़रूर उसे क्लिक करना है। कल इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखें जी। बेटा इंशाल्लाह नरेशन करवाएंगे, आपके सिलेबस की एक एक चीज़ करवाई जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।